नाटक का नाम मोटर के छींटे। लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट, तिलक लगा, पीतांबर पहन, पांव में डाली खड़ाऊ, बगल में दबाया पतरा और हाथ में लिया एक मोटा सा शत्रु मस्तक भंजक और चले जजमान के घर की ओर। विवाह की साहित्य विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था और जलपान ऊपर से। मेरा जलपान कोई मामूली जलपान नहीं होता है। अरे बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। उनका तो महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। भाई इस विषय में हम तो कायल हैं अपने सेठ साहूकारों के। ऐसा खिलाते हैं कि चोला भी आनंदित हो उठता है, वो भी इतने खुले मन से। जजमान का दिल देखकर ही मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं। खिलाते समय यदि किसी ने रोनी सूरत बनाई तो मेरी शुदा गायब हुई। अब रोकर किसी को खिलाया तो क्या खिलाया, कम से कम ऐसा भोजन मुझे तो नहीं पचता है। अरे जजमान तो ऐसा होना चाहिए कि ललकारता जाए, अरे लीजिए शास्त्री जी, एक बालूशाही तो और ले ही लीजिए। और मैं कहूं अरे नहीं नहीं, बस बस जजमान, बस अब और नहीं। रात को खूब वर्षा हुई थी, सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। शास्त्री जी अपने ध्यान में मगन चले जा रहे थे कि एक मोटर गाड़ी छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखते हैं, अरे सत्यानाश, मेरी धोती पर तो मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया है। अगर इन मोटर वालों को पकड़ पाता ना तो ऐसी मरम्मत करता कि वो भी क्या याद रखते। मगर अब क्या किया जा सकता है। कपड़े भ्रष्ट हुए वो अलग, देह भ्रष्ट हुई वो अलग, और जो ये आर्थिक क्षति हुई है वो अलग। अब इस वेश में जजमान के घर तो जाया नहीं जा सकता है। अपना घर भी मील भर से कम नहीं है। ऊपर से ये आने जाने वाले लोग तो मेरी तरफ देख देखकर तालियां बजा रहे हैं। ऐसी दुर्गति मेरी पहले कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन, घर पे कैसे जाओगे, पंडिताइन क्या कहेगी। शास्त्री जी ने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगे। सर पर ब्रह्म तेज चढ़ बैठा था। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक मोटर गाड़ी आती दिखाई दी। ओहो, वही मोटर है। हाँ, लगता है स्वामी को स्टेशन से लेके लौट रही है। जो ही समीप आई मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर जोर लगाया तो साहब की टोपी उड़कर सड़क के दूसरे बाजू में जाकर गिरी। गाड़ी कुछ धीमी हुई तो मैंने दूसरा फेर कर दिया। इस बार खिड़की के शीशे चकनाचूर। एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में लगा और खून बहने लगा। मोटर रुकी। साहब बहादुर उतर कर आए और मेरी तरफ घूंसा तान कर बोले, रैस्कल, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पतरा फेंका जमीन पर और साहब को कमर से पकड़ के ये कड़ंगी लगाई कि भद्द से कीचड़ में जाके गिरे। मैंने चटपट सवारी गांठी और ये 25 रद्दे ताबड़तोड़ गर्दन पर जमाए कि साहब तो चुंदिया गए। इतने में मेम साहब गाड़ी से उतर आई। ऊंची एड़ी के जूते, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पे लाली, भवों में स्याही। आते ही छतरी से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ा और डंडा संभालते हुए बोला, अरे ओ मेम साहब, आप हम मर्दों के बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। आपको कहीं चोट चपेट लग गई तो मुझे बहुत दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे
और अपने बूटदार पैर से शास्त्री जी के पांव में एक जोरदार ठोकर जमाई। अरे दुष्ट, मेरा घुटना तोड़ डाला, कहां है मेरा डंडा। शास्त्री जी ने अपने डंडे के एक ही वार से साहब को कटे हुए पेड़ की तरह गिरा दिया। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी तो शास्त्री जी ने उचक कर उसकी छतरी छीनी और दूर फेंक दी। ड्राइवर महोदय जब तक गाड़ी में बैठे हुए थे, अब वो भी उतर आए और एक छड़ी लेकर शास्त्री जी पर पिल पड़े। शास्त्री जी ने घुमाया फिर से शत्रु मस्तक भंजक और उसे भी लौटा दिया भूमि पर। सड़क पर जगह 50 लोग तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गए। तो साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, सुवाराम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने फिर से डंडा संभाला और चाहता था कि साहब की खोपड़िया पर एक जमाऊं कस के। कि साहब तो हाथ जोड़ने लगा, अरे बाबा हमको माफी दो, हमको माफी दो, अब पुलिस में नहीं जाएगा। हाँ, पुलिस का नाम नहीं लेना। अरे बहुत होगा, 4-6 महीना का सजा हो जाएगा, मगर हम तोरा आदत सुधार देंगे, समझे। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते हो। तभी एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज ये मोटर वाले तो जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं। ओ दादा तुम सही बोलता है, और जब सामने वाला लोटपोट हो जाता है तो सभी उसका मजाक बनाता है। शास्त्री तनक गणा सुतरा काम करे, आइयो एक तो ठीक कर दिया कम से कम। हाँ, अरे ओ साहब सुन, जनता क्या कहती है, सुन जरा। साहब ने उन लोगों की ओर देखा और लाल लाल आंखें दिखाते हुए बोले, तुम लोग झूठ बोलता है, तुम लोग सबका सब झूठ बोलता है। मुझे आया गुस्सा, मैंने फिर से कस के डांटा, लगता है तेरी हेकड़ी अभी कम नहीं हुई, आऊं और दूं एक कस के सोटा। कि साहब तो गिड़गिड़ाने लगा, अरे बाबा सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो खुश हुआ। भीड़ में एक सिंधी मानू भी खड़े थे, बोले, अरे बड़ी साईं ये चढ़िया अभी जो मर्जी बोल दे, लेकिन जो ये मोटर पे बैठेगा तो फिर से वही हरकत करेगा। मोटर पर बैठकर तो सभी अपने को नवाब का नाती समझते हैं ना। भीड़ में से एक सज्जन बोले, अरे इसे कहिए थूक के चाटिए। तो दूसरे ने थोड़ा संशोधन कर दिया, अरे नहीं नहीं भाई, कान पकड़ कर उठाइए बिठाइए। एक और सज्जन बोल पड़े, और ड्राइवर को भी, ये सब लोग और बदमाश होते हैं। अरे भाई चलो, मालदार आदमी घमंड करे अलग बात, तुम किस बात पे करते हो भाई। है? बस चक्कर हाथ में आया कि आंखों पे पर्दा पड़ा। शास्त्री जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ड्राइवर और साहब दोनों को कान पकड़कर उठना बैठना होगा और ये मेम साहब गिनेगी, वो भी पूरी 100 बैठक, एक भी कम नहीं। 2 लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उठाया और 2 लोगों ने साहब को। ड्राइवर बेचारे के पांव में बड़ी चोट थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे बैठक लगाने लगा। मगर हमारे साहब में तो अभी काफी अकड़ बाकी थी। आप लेट गए और ऊल जुलूल बकने लगे। मैं भी उस समय रुद्र बना हुआ था, मन में ठान लिया था कि बच्चू तेरे को बिना बैठक लगाए इधर से जाने दूंगा नहीं। भीड़ की तरफ देखा और 4 लोगों को हुक्म किया, साथियों इसकी मोटर को धकेल कर सड़क से नीचे गिरा दो। अरे हुक्म की देर थी कि 4 की जगह 50 लोग लिपट गए। सड़क उस जगह काफी ऊंची थी और दोनों तरफ की जमीन नीचे। अगर ये मोटर नीचे गिरती तो टूट टाट कर ढेर हो जाती। किनारे पहुंच ही चुकी थी कि साहब तो काक कर उठे, अरे बाबा मोटर मत तोड़ो, अरे बाबा मोटर मत तोड़ो, हम उठेगा बैठेगा, हम उठेगा बैठेगा। मैंने लोगों को मोटर से अलग हट जाने को कहा, किसी ने मेरी बात की और ध्यान ही नहीं दिया। वो तो जब मैं डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ा तब सब लोग मोटर को छोड़ के भागे और साहब भी आंखें बंद करके बैठक लगाने लगे। 1 2 3 4 5 10 बैठक के बाद मैंने पूछा, अरे ओ मेम साहब बताइए जरा कितना बैठक हुआ है। मेम साहब कौन सी कम थी, बड़े ही रोबीले अंदाज में बोली, हम नहीं गिनता है, लो कर लो बात।
फिर तो तुम्हारा ये साहब दिन भर यहीं कांखता रहेगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर इसको कुशलता से घर ले जाना है ना तो चुपचाप बैठ के गिन दो, मैं रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भुगते तो जान छूटने वाली नहीं है, फिर से ताबड़तोड़ बैठक लगाने लगे। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने मेरी तरफ गिड़गिड़ाते हुए देखा और हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी आप हमारा बाप है, हम पर दया करो, हमको माफी दो, अब हम कभी मोटर पर नहीं बैठेगा। मुझे भी दया आ गई। अरे मैंने कहा नहीं भाई, मैं मोटर पर बैठने से नहीं रोकता हूं, मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो, समझे। सहसा एक वो दूसरी मोटर का ड्राइवर स्वयं ड्राइव कर रहा था और मैंने भीड़ की ओर देखा और इशारा किया कि उठा लो साथियों दोनों हाथों में पत्थर। भीड़ ने वैसा ही किया। उसका मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था और गाड़ी धीमे करके धीरे से खिसक जाना चाहता था। मैंने आगे बढ़ के गाड़ी को रोका और उसके दोनों कान पकड़कर जोर जोर से खींचे, फिर एक पड़ाका इस गाल पर, एक पड़ाका इस गाल पर, और कहा गाड़ी चलाते समय छींटे ना उड़ाया करो, समझे, अब चलते फिरते नजर आओ। उन साहब ने बकझक तो बहुत की, लेकिन जब देखा कि 100 लोग दोनों हाथों में पत्थर लिए खड़े हैं तो बिना कान पूछ डुलाए चलते बने। उनके जाने के 1 मिनट बाद ही दूसरी मोटर आ गई। मैंने फिर से भीड़ को किया इशारा, रोक लो रास्ता साथियों। गाड़ी रुकी तो मैंने उन साहब को भी 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर ये तो बेचारे भले आदमी थे, आराम से चांटे खाए और चलते बने। तभी किसी ने कहा पुलिस आ गई। सबके सब हुर्र हो गए। मैंने भी अपनी धोती संभाली और सड़क से नीचे उतरकर गली में घुसकर गायब हो गया। भाग ले शास्त्री, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भाग भाग।